हाँ भाई, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से म्यूचुअल फंड की क्लास चालू कर लेते हैं, एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ ना, इसके वेटेज की बात अगर अपन करें, कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के आसपास तो आता ही आता है। आप अगर इसको दिसंबर 18 से देखोगे ना, आज तक का जो लास्ट अटेम्प्ट तक का पैटर्न है, आप चेक करो, ऑन एन एवरेज ये 10 मार्क्स में आया है। बट क्या ये कंफर्म है कि 10 में आएगा? नहीं। देखो, दो एग्जाम है इस बार, ये ध्यान रखना। न्यू सिलेबस का सेबी का पेपर अलग है, ओल्ड का अलग आएगा। न्यू और ओल्ड में फर्क भी है, तो पेपर पैटर्न में भी फर्क आएगा। और फर्क क्या पता, न्यू के अंदर इसका वेटेज कुछ ज्यादा कर दे, ओल्ड में कुछ कम कर ले। रीजन पता क्या है? वेटेज कम आया या ज्यादा है, चैप्टर अपन ने अपना पूरा करा हुआ है। ये बस मैंने एक अंदाजे के लिए आपको कहा है 10 मार्क्स का है। पर बच्चों की एक जनरल हैबिट क्या होती है, 10 मार्क्स मतलब ऊपर लिख लो म्यूचुअल फंड इक्वल टू 10 मार्क्स। अब मैंने 100% लिखा तो उनका इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता, 100% 10%, 10 मार्क्स में आएगा। ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कौन सा चैप्टर कितने का आएगा। कभी कभी एलओडीआर 15-20 नंबर में आया हुआ है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वाला जो चैप्टर है वो 20-20 नंबर में आया हुआ है, 20 मार्क्स पे। तो अगर अपन ऐसे चेक करें ना, तो जब अपन एवरेज निकालते हैं पिछले 7-8 अटेम्प्ट की, तो ऑन एन एवरेज कहा जाता है 10-10 मार्क्स में तो आता ही आता है। क्या पता इस बार ये 15 नंबर में आ जाए। तो चीजें हैं इसमें ऐसी। प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं, आज तक का रिकॉर्ड ये है, प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं। तो अगर इनको आपको अटकाना है तो बच्चा स्कैनर करेगा। स्कैनर में देखेगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा दे रखे। अगर ट्रेंड चेंज करना है, वो इसमें केवल क्या कर देंगे, थ्योरी डाल देंगे। आप एक्सपेक्ट करोगे म्यूचुअल अपन जैसे पेपर ओपन करेंगे सेबी का, पहला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल, ये आज तक का दिसंबर 18 से लेके जून 23 तक का फिक्स पैटर्न है। पहला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल आता है। तो एकदम माइंडसेट बना हुआ होता है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। पता चला उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने आसान सी थ्योरी दे दी, बट आपसे वो अटेम्प्ट नहीं हुई। तो इसमें प्रैक्टिकल आते हैं, सब कुछ है, और बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है। ध्यान से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इसका बैकग्राउंड बता रखा है हार्डली, कब आया, कैसे आया, क्यों इसकी नीड ऑफ द आवर फेल्ट हुआ। ये डायग्राम अगर कुछ याद आ रहा हो, कहां से चालू होगा ये? हाँ, स्टार्ट कहां से होगा ये? इन्वेस्टर का जो पैसा है, ये अपन करते हैं पूल। मतलब एक इन्वेस्टर, दो इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा हमने करा पूल। एक फंड मैनेजर होता है जो म्यूचुअल फंड को संभालता है, वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जनरेट क्या करेगा, रिटर्न। और रिटर्न पास बैक कर देगा किसको, इन्वेस्टर को। एक बार एक बच्चे ने कहा क्या, सर हमसे पैसा लिया, पैसा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा, रिटर्न जनरेट करा और हमें रिटर्न दे दिया। कितना होता ना सामाजिक कार्य करा, इन्होंने कुछ कमाया ही नहीं। ये जब रिटर्न आगे पास ऑन करते हैं ना, तो अपना जो भी कॉस्ट, अपना कमीशन, वो काट के फिर आगे पैसा फॉरवर्ड होता है। ऐसा नहीं होगा कि 100 कमाया और 100 का 100 ही आगे दे दिया। तो अपनी कॉस्ट, अपने रिटर्न प्रॉफिट जो करना है कमीशन के नाम से, वो लेस कर लो, आगे पास ऑन कर दो सारा। अब ध्यान से देखें म्यूचुअल फंड है क्या, सामने देखें, एक मिनट। As a two word connotes, mutual connotes to getting together and fund connotes to money। मतलब getting together money क्या मतलब हुआ? 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने, क्या उखाड़ लोगे 5,000 से भैया? लेकिन जब लाखों लोग 5-5 हजार रुपए लगाएंगे ना, तो अपन बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। आप मान के चलना, म्यूचुअल फंड कंपनीज वो है, ये किसी भी कंपनी को पैसा लमसम अमाउंट दे भी सकती है, और जिस दिन ये अपना वहां से पैसा निकालना चालू होते हैं, तो भी स्टॉक पे फर्क आता है। अगर किसी को याद हो, आईसीडीआर में क्यूआईबी की डेफिनेशन पड़ी थी। क्यूआईबी के डेफिनेशन में क्या म्यूचुअल फंड आता है क्या? हाँ, 100% आता है। तो आप ये कह सकते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग, ये बल्क में पैसा लगाते हैं कंपनीज में। अगर म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं ना, तो मार्केट ये मानता है कंपनी बढ़िया है, कहीं ना कहीं रिटर्न जनरेट होना है। तो म्यूचुअल का मतलब सबका पैसा इकट्ठा करना, और फंड का मतलब पैसा। Hence, by definition, mutual fund is a vehicle for investing money for investor with a common objective। नीचे ध्यान से देखें, a mutual fund is a trust that collect money from the investor who share a common financial goal and invest the proceed in different asset classes as defined by the investment objective। क्या मतलब हुआ इसका? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, कैसा है, मतलब जो आपकी सोच है, जो जैसा रिटर्न आपको चाहिए, आप वैसे वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। मान लो आपको ग्रोथ चाहिए, आप इक्विटी में लगा दो। आपको ईयरली रिटर्न चाहिए, तो आप इनकम ओरिएंटेड में लगा दो। आपको दोनों चाहिए, तो हाइब्रिड में लगा दो। Simply put, mutual fund is a financial intermediary set up with an objective to professionally manage the money pooled from the investor at large। एक का पैसा नहीं है, दो का पैसा नहीं है, पब्लिक एट अ लार्ज का पैसा पूल करके इकट्ठा करा है। नीचे ध्यान से देखें,
By pooling money together in a mutual fund, investor can enjoy economies of scale and can purchase stock or bond at a much lower trading cost as compared to direct investing in capital market. आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको कॉस्ट ज्यादा आती है. म्यूचुअल फंड जब हजारों लाखों लोगों का पैसा इकट्ठा करके मार्केट में लगाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब हायर द इन्वेस्टमेंट लोअर विल बी द कॉस्ट. आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी. सीधी सीधी सी बात है. अभी अपन मार्केट गए, एक समोसा खाते 20 रुपए का, 2 समोसे खाए 40 रुपए. अब मैं उसको 5,000 समोसे का ऑर्डर दूंगा, तो 20 रुपए लगाएगा क्या, या कम लगाएगा? बात समझ में आ रही? आप किसी अच्छी शॉप पे जाके उनको बोलना, भैया 50 समोसे पैक कर लो, क्या लगाओगे? वो कहेंगे क्या लगाओगे? 50 इंटू 20, 1000 लगाएंगे, बात खत्म. अब उसको बोल, भाई ये तो 50 का है, अगर 5,000 समोसे का ऑर्डर है तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो काम आपका लेस देन 20 पे होगा ही होगा. वो 5,000 समोसे बेचने में उनको सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है, तो वो तो उस दिन बिक ही रहे हैं. साथ में ये एड ऑन प्रॉफिट है आपका. चीज समझ में आ गई कैसे कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है? अब इन्वेस्टर क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी, डेट, नहीं तो कौन से? मनी मार्केट. मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा. ट्रेजरी बिल क्या होता है? जो जनरली सरकार आरबीआई ऑफिस में इशू किया जाता है, एट अ डिस्काउंट इशू किया जाता है और रिडीम हो जाता है पार वैल्यू पे, और जो बीच का डिफरेंस अमाउंट होता है वही आपका प्रॉफिट है. बात समझ में आ गई? वही आपका रिटर्न, अपन कह सकते हैं इनकम तो नहीं, वही आपका रिटर्न है. लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर इन इंडियन म्यूचुअल फंड. पहला नाम क्या है? दूसरा नाम? तीसरा? ये तो एनपीओ होगा. तीसरा नाम पढ़ना था पूरा, क्या लिखा है? तेज आ गई क्या बारिश? अब हमारा इलाका है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया मतलब, और आप जानते हो एनपीओ की पहचान होती है, उसके नाम में क्या लिखा होता है? और बेटा जैसा भी व्यापार होता है ना, उस व्यापार के हिसाब से एक एसोसिएशन होती है. एसोसिएशन है तो वो क्या होगा? एनपीओ. दूसरा नाम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो खुद के एक्ट से रेगुलेट हो रही है, इनकम टैक्स रेगुलेशन और इन्वेस्टर एसोसिएशन. अगर नसीब चले ना, एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? लिस्ट आउट द स्टेक होल्डर इन म्यूचुअल फंड. अभी जितना आसान आपको लगा ना, आप वहां लिख नहीं पाओगे. 3-4 कॉमन नाम तो याद आ जाएंगे. देखो, आरबीआई, सेबी, इनकम टैक्स, ये 3 याद आ जाएंगे. आपको बाकी याद नहीं आएंगे. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी में रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है. आपको 2-3 नाम ऐसे हैं जो याद नहीं आएंगे. एक तो ये याद नहीं आना, एक ये याद नहीं आना, और एक तीसरा ये. आपको टेक्निकल 3 याद करना है स्टेक होल्डर में, बाकी तो फिर भी लिख दोगे आप कहीं ना कहीं. नीचे देखें, इसका बैकग्राउंड आ गया है 63, 87, 93, 96, फिर जाके इनकी रेगुलेशंस बनना चालू हुई थी. नीचे आओ मेन बात पे. स्ट्रक्चर, कौन कौन इन्वॉल्व है इसको बनाने में? पहला नाम, स्पॉन्सर कौन होते हैं? जो आप ये कह सकते हो कंपनी लॉ में जैसे प्रमोटर नहीं होते क्या, वैसे ये लोग हैं. तो स्पॉन्सर वो है प्रिंसिपल बॉडी हु ब्रिंग्स द कैपिटल एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय सेबी टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड. सेकंड नाम, trust is created by a sponsor and trustees are appointed to manage the operations of a trust. मतलब सबसे पहले स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर ने सेटअप करा, स्पॉन्सर ने हाथों हाथ एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्टी लगाए. ट्रस्टी क्यों लगाए? ताकि म्यूचुअल फंड के जो ऑपरेशंस है वो ही मैनेज करेंगे. Trustees' job is to ensure all the funds are managed as per the defined objective and investor interest is protected. डन है यहाँ तक ये? हाँ, तो बेटा तीसरा नाम क्या आ रहा है? एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी. नाम से क्या समझ में आ रहा है? द ट्रस्टी अपॉइंट, मतलब अगर आप चेन देखोगे ना, स्पॉन्सर ने सेटअप करा, ट्रस्ट क्रिएट करा, और उसके बाद ट्रस्ट ने क्या किया? एएमसी अपॉइंट करी. द ट्रस्टी अपॉइंट एएमसी टू मैनेज द फंड ऑफ द इन्वेस्टर एंड इन रिटर्न गेट द फी टू मैनेज द फंड. अब एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या ये जरूरी है कि कोई म्यूचुअल फंड खुद का ही एएमसी बनाए, या आउटसोर्स भी हो सकता है? अभी बात है लिखने वाली नहीं होती, इसमें लिखा है अपॉइंट. ध्यान से देखो आप, इसमें क्रिएट नहीं लिखा हुआ. कि जनरली ये लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं काम को. जैसे फॉर एग्जांपल, अपनी गाड़ी सर्विस पे जाती है, वहां से पिक एंड ड्रॉप वाले लोग भी आते हैं. अब कार कंपनीज क्या करती है, सर्विस सेंटर बनाती है, वो दूसरा जना मैनेज करता है. सर्विस सेंटर टाई अप कर लेता है ऐसी कंपनी से जिनका काम होता है पिक एंड ड्रॉप का. अगर पता हो ये बात, ये भी एक तरीके से सर्विस ही है. तो मैं ये कह सकता हूँ फोक्सवैगन ने एक्स एंड वाई को अपॉइंट कर लिया एज एएमसी. अच्छा, वो चाहे तो खुद के 50-100 ड्राइवर लगा दो,
जब उनको पता है कि महीने में इतनी गाड़ियां आती आती है तो उनको क्यों देना, इससे अच्छा वो कर लो। आप भी कर सकते हो, लेकिन आसान क्या रहता है, जब इस काम को करने के लिए एक प्रोफेशनल चीज है तो प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लो, उनका रोजमर्रा लाइफ का काम ही है। अगला नाम क्या है? सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर फंड सिक्योरिटी एंड टू एंश्योर इट वुड बी यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पस। मतलब आप ये देखोगे ना, सबका काम एक दूसरे से कनेक्टेड है। और लास्ट नाम क्या है? इनका मेन काम है बैकएंड ऑपरेशन। बैकएंड मतलब आसान शब्दों में कहूं, जैसे रेस्टोरेंट अपन जाते हैं, फ्रंट में अपन रेस्टोरेंट के मैनेजर को देखते हैं। अब बैकएंड में भी तो लोग काम करते हैं, तो ये बैकएंड वाले लोग हो गए। डन है ये पांचों नाम। अब इसी से कनेक्टेड कंटेंट किसी दूसरे पेज पे भी लिखा हुआ है, पेज बताना कौन सा? अपन ने रेगुलर क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा था ये 454। एक मिनट, ये रहा। हम्म, अब एक बार ध्यान से पढ़ लो वापस से। पहला नाम क्या है? स्पॉन्सर। अब जानते तो पता मैराथन में क्या होना चाहिए, ये करवा लो। बहुत पहले चैप्टर करा है म्यूचुअल फंड अपन ने, तो अपन उसी तरीके से लेके चल रहे हैं जैसे रेगुलर में चला। पहले पहले भी अपन ने वही करा था, उसके बाद अपन यहाँ आ गए थे। ये होते कौन है? इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर। अगर ये वर्ड नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे। इन्फ्लुएंशियल मतलब क्योंकि इनका आउटलुक पता है क्या है, मतलब यार बंदे ऐसे हैं कि अगर ये कह रहे हैं ना तो मान लो लोग आएंगे और लोग पैसा भी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के बड़े म्यूचुअल फंड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है। अब इनके स्पॉन्सर का नाम अगर कहोगे एसबीआई, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में इतना बड़ा नाम है, इसको देख के लोग आ जाते हैं। तो एसबीआई क्या हो गया? एक इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर, क्योंकि उनका आउटलुक क्या है? पॉजिटिव। इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? ये बेटा न्यू सिलेबस के लिए हो गया वन लाइनर आपका। म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए स्पॉन्सर को कितना लगाना है, अब वो ऑप्शन पता क्या देंगे? चारों 40% आएंगे। 40% ऑफ नेटवर्क, 40% ऑफ टर्नओवर, 40% ऑफ प्रॉफिट, पता ही नहीं क्या क्या। अब लॉजिकल चलो ना यार, सेटअप करने की बात हो रही है तो नेटवर्क का ही 40 होगा ना। बात समझ में आ गई? डन है यहाँ तक? ये वन लाइनर है फोकट का। इसके बाद पढ़ो क्या है। एएमसी में क्या नई बात लिखी है? इनका काम क्या है? इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट का पूल्ड फंड, जो क्लाइंट्स का पैसा इकट्ठा करा था उसको इन्वेस्ट करने का काम। किस हिसाब से? डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। उनको मेनली करना क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारा एक जैसे सेक्टर में लगा दो पैसा। आप ये मत बोलो अलग लाभ, बोलो एकदम ही अनरिलेटेड सेक्टर। आपसे कोई पूछो ना, अगर कभी एग्जाम्स की नहीं बात कर रहा, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये जब अनरिलेटेड सेक्टर होते हैं ना, एक डाउन, एक ऊपर, दो ऊपर, तीन तीन डाउन, तो हो सकता है एवरेज में, मेरी बात सुनो पूरी, एवरेज में हो सकता है प्रॉफिट नहीं आए, लेकिन लॉस होने की चांस भी कम है। एक ब्रेक इवन अचीव हो जाता है आपका। चीज समझ में आ रही है? एक बार लास्ट सेशन में हुआ था जब मैंने एक बार सीए फाउंडेशन चालू करवाया। बच्चों ने कहा सर फाउंडेशन आप पहली बार कर रहे हो, बच्चे कम आएंगे कम आएंगे कम आएंगे, कॉस्ट कैसे कवर? टीचर ने भी मुझसे पूछा कॉस्ट कैसे कवर होगी। मैंने आपको इससे क्या मतलब, आपको आपका पैसा मिल रहा है ना, मैं कुछ ना कुछ करके ब्रेक इवन तो अचीव कर लूंगा। अब ब्रेक इवन कैसे करें? मैंने दूसरे बैचेस चल रहे हैं, वहां से कुछ फंड्स आ रहे हैं, उस फंड को यहाँ एम्प्लॉय कर लूंगा। नेट टू नेट में लॉस में तो नहीं होंगे। तो कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों की भी सोच क्या होती है, या तो प्रॉफिट आ जाए, अगर प्रॉफिट ना आए ना तो कम से कम जेब से ना लगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन करने से एक फायदा क्या है? प्रॉफिट कंफर्म नहीं, बट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि लॉस होने की चांसेस कम है। डन है ये कहानी? फिर एएमसी करता क्या है, क्या चार्ज कर लेता है? आपके घर में आरओ लगे हुए होंगे, उसका हो सकता है कोई एएमसी से कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ हो साल भर के। जब नया नया होता ना तब तो कर लेते, अगले साल कर लेते, जैसे वो तीसरा साल नहीं होता, फिर जैसे वो पानी का टेस्ट नहीं खराब होता, उसके बाद चेंज करे जाते। आप घर में चेक कर लिया, जब नया नया आता है ना जब तो ये रहता है नहीं नहीं पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लो। फिर जैसे वो पानी का टेस्ट अटपटा सा हुआ, जब बुला के चेक करवाते हैं, और वो कॉइल कहते हैं उसको, जो कॉइल निकलते हैं, जब उनकी शक्ल देखते हैं तो पता चलता है ये पानी इतने दिन से पी रहे हैं। अब एएमसी वाले कहते हैं भैया एक बार बुलाओगे तो 3-3.5 हजार रुपए लेंगे। आप साल का पैकेज ले लो 6-6.5 हजार रुपए में 3 या 4 बार विजिट होगी। इंडियन मेंटालिटी क्या कहती है, 4 विजिट का हम करेंगे क्या? इससे अच्छा जब 3.5 हजार में एक बार वो चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रही? ये एएमसी है। जैसे कार कंपनीज हुई, सर्विस सेंटर हुए, इनकी बात हो रही है। तो पहला था स्पॉन्सर, दूसरा एएमसी, तीसरा नाम ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं प्रॉपर्टी एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड। अब ये थर्ड पार्टी कौन है?
इन्वेस्टर कहूँ या यूनिट होल्डर कहूँ? क्योंकि इन्वेस्टर टर्म जनरली हम लोग वहां काम में लेंगे, यहाँ पे अपन टर्म काम में ले सकते हैं यूनिट होल्डर। तो आप ये कह सकते हो ट्रस्टी क्या करते हैं, यूनिट होल्डर के बेनिफिट के लिए सारे प्रॉपर्टी एसेट्स को एडमिनिस्टर यानी मैनेज करते हैं। यूनिट होल्डर कौन हुए? जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा उनको यूनिट्स मिली इसलिए उनका नाम क्या हो गया, यूनिट होल्डर। और यूनिट मिलती किस पे? जनरली कहा जाता है उसको नेट असेट वैल्यू। नीचे आओ ध्यान से। म्यूचुअल फंड क्या है? एस्टैब्लिश हुआ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत। क्यों? फॉर सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक फॉर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट। आपसे पैसा लिया, आपसे पैसा लेके मैंने क्या इन्वेस्ट कर दिया? कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। और आपको इसके चलते मैंने दे क्या दी? यूनिट्स दे दी। डन है ये सारी चीजें? यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार जल्दी से ऊपर आओ वापस। एक मिनट बस। चलो। अब ये एक रियल एग्जांपल है, मतलब जो रियलिस्टिक चल रहा है म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर। अब अगर ध्यान से देखें, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर कौन है? जैसा भी मैंने कहा एक्सिस म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो उनके स्पॉन्सर का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आईडीबीआई है तो आईडीबीआई बैंक। ट्रस्टी की बात करें, एएमसी, इन्होंने खुद का एएमसी लगा है, आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इसके बाद रजिस्ट्रार केएफआईएन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म आप चाहो तो गूगल कर लेना, कस्टोडियन एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप चेक करो, लास्ट के जो दो नाम है ना ये आउटसोर्स्ड है और बाकी सारे खुद के सेटअप देंगे। नीचे देखें हम ध्यान से, ये सिंपल है, रेगुलेटर की बात है। ये क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर न्यूज सिलेबस में। एज ऑन डेट इंडिया में अभी कितनी एएमसीज है? ऑप्शन दे देंगे आपको तीन चार, आपको जस्ट पहचानना है, 43 है। नीचे देखो आप ध्यान से, कुछ याद आ रही हुई बात अगर? पहले म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन और फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, दोनों में फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट उन सबको दो में हम क्लासिफाई करते हैं, इधर इट कैन बी ओपन एंडेड और इधर इट कैन बी क्लोज एंडेड। अब आपको याद होनी चाहिए टेबल, ये टेबल ओल्ड सिलेबस में 3 to 5 टाइम्स आई हुई एग्जाम में। आप स्कैनर भी देखोगे तो आपको मिलेगा ये। क्या लिखा है पहला? एनएफओ मतलब नाउ नहीं, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड मतलब जब कोई नई स्कीम आती है। सेकंड क्या है? आप खरीद किसी भी दिन सकते हो, आप बेच किसी भी दिन सकते हो, लेकिन ये केवल मैच्योरिटी पे रिडीम होगा। इसमें पढ़ो एक चीज लिखी हुई है, एक्सेप्ट। यार तो इसको उठा के फिर क्लोज एंडेड में डाल देते। बात समझ में? इसमें हुआ क्या, नाम ओपन एंडेड ही है, लेकिन ईएलएसएस पे क्या है, वेयर यूनिट्स आर लॉक्ड इन द केस ऑफ ईएलएसएस, तो टेक्निकली तो क्लोज एंडेड हो गया ना जब लॉक इन है तो। और लास्ट क्या है? इसका क्या मतलब है? हाई लिक्विडिटी, लो ऑन लिक्विडिटी। आज खरीदो कल बेचो, कल खरीदो परसों बेचो, या लॉक इन है। तो लिक्विडिटी कम होना मतलब ये नहीं पैसा नहीं है, रूटीन लेवल पे डे टू डे लिक्विडिटी नहीं। आज जब मैच्योरिटी डेट आएगी उसी दिन आपको आपका पैसा मिलेगा। अब नाम देखो पहला, जल्दी जल्दी देखते चलो, सिंपल है एकदम। इनका मेन काम क्या है? इनको चाहिए फिक्स इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जिनको फिक्स इनकम चाहिए। तो भैया ग्रोथ में ना लगा के आप लोग कहां लगाओ? इनकम ओरिएंटेड में। क्यों? क्योंकि आपसे पैसा लेके ये लोग लगा कहां रहे? बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड नाम, इनका मेन काम क्या है? आपको दो सबसे बड़े बेनिफिट दे रहे हैं, इंडिया में जो ब्लू चिप टॉप कंपनीज है उनमें पैसा लगा रहे हैं, आपको फायदा क्या मिला? और सेकंड सबसे बड़ा फायदा, अब यार रैपिड नहीं होता, ये जितना लंबा आप होल्ड करोगे उसके बाद ही रिटर्न आता है। बोथ फ्रॉम होल्डिंग अ गुड क्वालिटी स्क्रिप, स्क्रिप का मतलब शेयर्स ही होता है। These fund with a view to satisfy the growth needs of investor primarily concentrate on the and high yielding spectrum equity, मतलब रिस्क कम, रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा लॉन्ग टर्म में। डन है ये बात यहां तक? नीचे देखो, अब हाइब्रिड का दूसरा नाम, अब बैलेंस फंड मतलब इसमें एक जुडिशियल मिक्स होता है किस चीज का? फिक्स इनकम भी और ग्रोथ भी है। टेक्निकली ना 50-50, मान लो 60-40, 50-50, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस फंड। न्यू का फिर से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, हाइब्रिड स्कीम का दूसरा नाम क्या है?
जब म्यूचुअल फंड में इसमें इनकम भी है, ग्रोथ भी है, तो टेक्निकली इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बैलेंस फंड। हाई ग्रोथ स्कीम क्या हुई? रिस्क ज्यादा, रिटर्न ज्यादा। मतलब आप मान के चलो जितना जितना ज्यादा रिस्क आप लोगे, रिटर्न पोटेंशियल उतनी उतनी और ज्यादा बनेगी। डन है यहाँ तक? ये बाकी आप चेक करोगे, ये सब सीधे सीधे नाम है। इनमें कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अकेला 3-4 नंबर में आ जाए। इनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मेन मुद्दे की बात पे आ जाओ नीचे एक बार, अगर समझना चाहें। इसमें ये देखो एक बार, पढ़ के देखो, याद आ रहा है क्या? हेज फंड का मतलब प्रोटेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। प्रैक्टिकली कहूँ, हेज फंड की कोई डेफिनेशन नहीं है। इसमें लिखा है बाइंग शेयर हुज प्राइसेस आर लाइकली टू राइज एंड सेलिंग शेयर हुज प्राइसेस आर लाइकली टू फॉल। तो यही तो होता है, और यही तो होता है। हाँ बताओ ना, जैसे आज मैं आपको कोई स्टॉक बता दूं अभी लेने के लिए, किस इंटेंशन से लेने के लिए बताऊंगा? मुझे उम्मीद है वो बढ़ेगा। मैंने आज स्टॉक को निकाल दो, किस इंटेंशन से कि फ्यूचर में हो सकता है गिरेगा। ये प्रैक्टिकली ऐसे हेज फंड नहीं होता। हेज फंड का काम नहीं होता स्पेकुलेशन करना। मैं कहूंगा 1 करोड़ का फंड है मेरे पास, 20 लाख मैंने मार्केट में लगा दिया, 10 लाख मैंने यहाँ लगा दिया, 10 लाख मैंने अनरिलेटेड सेक्टर में लगा लिया, 20 लाख मैंने मेरे हाथ पे रख ली। ऐसी चीजों को टेक्निकली नाम दिया जाता है हेज फंड। बाकियों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये चेक कर लो बस एक, क्या लिखा है? पैसा रेस करा, पैसा रेस करने का इन्वेस्ट कहाँ पे करा? इसका फायदा क्या होगा? आप अगर पैसा लगाते ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, रिटर्न कम मिलता। यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? प्रोफेशनल लगा रहे हो, बल्क में जब लगता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्टिंग कम आ जाती है, और जब कॉस्ट कम आ रही है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज्यादा आ गया। यार 5,000 समोसे 18 रुपए की रेट पे और 20 रुपए की रेट पे फर्क कितना हुआ? 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपए का फर्क हो गया। अब आपको एक समोसे में आपने 18 रुपए में ले लिया, 2 रुपए हुआ, बट 5,000 इंटू 2 करा तो 10,000 का फायदा हो गया। क्लियर है कहानी? अभी उसी का ताड़ का झाड़ पूरा ये बना रखा है नीचे। आगे आ जाओ ध्यान से, कुछ याद आ रही हो बात की? बढ़िया है मौसम, सामने ध्यान लगाओ। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हो सकता है आप लोगों के घर पे भी कोई म्यूचुअल फंड एजेंट आते हो, पापा के फ्रेंड या कोई ना कोई। अगर वो आ रहे हैं और कोई स्कीम बेच के जा रहे हैं, मतलब वो वाला कौन सा प्लान हो गया? डायरेक्ट प्लान मतलब इसका फायदा क्या होगा? आपको ब्रोकरेज कमीशन देने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और इसके बाद क्या है? और यहाँ पे तीसरा, मतलब पहला समझ जाओ, बाकी सारे उससे ही कनेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट क्या है? अच्छा, लेकिन डायरेक्ट प्लान जनरली सेलेक्ट कौन कर सकते हैं? जिनको, अरे जिसको, जो समझ सकते हैं, प्लान को देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस फंड में पैसा लगाऊं या इस फंड में नहीं लगाऊं, यहां नहीं तो कहां लगाना चाहिए। आपको 5 फंड्स के नाम पता चल जाए, आपको उसमें सेलेक्ट करना आना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होता है? उनका पोर्टफोलियो चेक करके। याद हो अगर ये बात? पोर्टफोलियो मतलब जब अपन ओपन करते हैं म्यूचुअल फंड को, तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि किन किन कंपनीज में लग रहा है। फिर एक बच्चे ने कहा सर कंपनीज तो मैंने चेक करा, ऑन एंड अराउंड 19-20 सब में सेम ही होती है। सेम होती है, बट कॉम्पोजिशन अलग होता है। यहाँ पे मान लो HDFC बैंक में 2 लाख रुपए लगे, तो वहां हो सकता है 4 लाख लगे। इस कॉम्पोजिशन को देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में कितना है, फिर आप बेस्ट सेलेक्ट कर लो जो भी करना है। इतना दिमाग है तो आ जाओ डायरेक्ट प्लान पे, और नहीं तो कौन से पे आ जाओ? रेगुलर पे। डन है कहानी? अभी ये वही सारी चीजें आ गई। आगे आओ, ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ याद हो अगर? ये सिड, वो अपन ने हिंदी जब करी, सिड साई किम, सिड साई किम, और कुछ भी था, फैक्ट शीट्स। AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो पूल्ड फंड है वही AUM होता है। KYC, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस, फटका, नॉमिनेशन। इनमें आप चाहो तो एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत है अगर किसी को, फुर्ती से एक बार गो थ्रू कर लो। सिड और साई में फर्क क्या था? और मैं फिर कहूंगा फ्लो फ्लो में एक बार जल्दी से नजर से निकाल लो। इनमें से आज तक क्वेश्चन नहीं आया कभी भी। Contain the details of the scheme which the investor should know before investing. SID has to be updated every year. Key content, scheme का नाम, cover page, highlights of the scheme,
रिस्क स्टैंडर्ड क्या है और स्कीम स्पेसिफिक मतलब स्पेकुलेशन मार्केट स्टैंडर्ड रिस्क है सभी में। स्कीम स्पेसिफिक मतलब अगर हाई ग्रोथ वाला है तो स्पेकुलेशन रिस्क होगा इसमें। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फी एक्सपेंसेस राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर पेनल्टीज एंड लिटिगेशन। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है इट हैज टू बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। आप चेक कर लो एक बार। आप जैसे इजीली बोल गए ना ये वहाँ याद ही नहीं आना कुछ। इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन स्पॉन्सर कंटेंट्स फाइनेंशियल ये क्लिक ही नहीं होगा वहाँ जब तक आप अपने मुंह से पांचों पॉइंट नहीं बोलोगे ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्सर यानी जो इंटरमीडियरीज कनेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन। कंडेंस मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 ईयर। इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई अप्लाई कैसे करना है यूनिट होल्डर का राइट क्या है। डिटेल्स ऑफ द फंड मैनेजर टैक्स लीगल एंड अदर जनरल इन्फॉर्मेशन। हम हमारे टाइम पे याद ऐसे करते थे आप ऐसे याद करो हो गया काम। और फिर सही बता रहा हूँ हो गया काम आपको कुछ भी क्लिक नहीं होना। हम इतनी बार इसको पढ़ते पढ़ते उस टाइम अपने मुंह से बोलते जाते थे कि झक मार के साला याद होगा। अब किम क्या है सेट प्लस साई समरी वर्जन किम क्लियर है कहानी। फैक्ट शीट्स ये अब आप देख लेना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ दो। एक क्वेश्चन ये बन सकता है वन लाइनर। म्यूचुअल फंड है मान लो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है आपने म्यूचुअल फंड में आप नॉमिनी लगाना चाह रहे हो मैक्सिमम कितने लगा सकते हो 3। ये फिर से एक न्यू सिलेबस का वन लाइनर। डन है कहानी। अब नीचे आता हूँ। ये शायद जून 23 में क्वेश्चन आया था ये। किसने किया था क्या ये वाला कल मैंने कहा था आपको। हो गया नहीं हुआ। तो समझ में भी नहीं आया गड़बड़ क्या हुई फिर। इसका आंसर आ गया प्रियांशु का हाँ सर हो गया। हाँ ट्राई नहीं करा होगा देखते चलो। क्या है सिप सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों एक साथ पैसा लगाऊं। इसका एक फिक्स इंटरवल फिक्स कर लेते हैं हर महीने क्वार्टर हाफ ईयरली जैसे आपको समझ में आए उस पर पैसा निकलता जाएगा। मैं तो ये मान रहा हूँ आपको म्यूचुअल फंड में मान लो 1 लाख रुपए साल का डालना है एक साथ डाल दोगे ना नुकसान होगा। एक ही एनएवी पे पैसा इन्वेस्ट हो गया। ऐसा 1 लाख को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अब 1 लाख को 12 हिस्सों में डिवाइड करो तो मान लो ऑन एन एवरेज महीने की मेरी ईएमआई आ गई 8,000 रुपए के आसपास। तो 8,000 की मेरी इंस्टॉलमेंट जा रही है एसआईपी में। इसका फायदा क्या हुआ एक डिसिप्लिन मैनर में अलग अलग एनएवी पे मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ। अलग अलग एनएवी पे इन्वेस्ट होना मतलब कभी एनएवी ज्यादा पड़ेगी कभी एनएवी कम पड़ेगी। ये कम ज्यादा के चक्कर में एवरेज कॉस्टिंग सही आ जाएगी और ये होने से रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा आता है। डन है यहाँ तक ये बॉक्स पढ़ो एग्जांपल एक बार। A small amount of 1,000 invested every month at an interest rate of 8 year for 25 year would give 9.57 lakh. That means investment of just 3 lakh would have grown 3 times over. नहीं समझे बात। गया केवल 3 लाख बड़ा 25 साल के बाद मिला कितना 9.57 साल कितने 25 और महीने के 1,000 रुपए प्रैक्टिकली कोई इतना हैवी अमाउंट तो नहीं है कि कोई ना दे सके। सर हमारी इनकम इतनी नहीं 1,000 रुपए तो फिर भी निकल जाते हैं। आप पता ये एस आई पी आप 500 रुपए से भी चालू कर सकते। सबसे बढ़िया फायदा बताऊं एक एडवाइस के रूप में जितनी कम एज में ये चालू होता है ना जितनी कम एज में चालू होता है उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे मान लो आज आपकी 19-20 साल की एज आप कहोगे हम कहाँ से करें चलो नहीं करा तुमने। मैं कह रहा हूँ मान लो 20-22 साल की उम्र से अगर कोई स्टार्ट करे और ये 50 साल तक भी पैसा दे दे 50 साल एक ऑन एन एवरेज एक मैं मानता हूँ वर्किंग एज होती है। उसके बाद एफिशिएंसी कम होती है। अब वो 50-52 साल की एज तक इतना लमसम अमाउंट मिल जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। पैसा आज नहीं चाहिए पैसा चाहिए रिटायरमेंट के टाइम। एसआईपी वही तरीका है। आप रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स में पैसा लगाओ मैं ये मानता हूँ उससे ज्यादा अच्छा एक अच्छी एसआईपी में पैसा लगाओ। जैसे मैंने नाम बताया था रेगुलर क्लास में आपको एसबीआई ब्लू चिप ग्रोथ फंड। ये मैंने खुद ने सेलेक्ट करके लगाया था पैसा। जब हमने लगाया था अराउंड ईयर मुझे याद नहीं 28 रुपए की एनएवी आ रही थी। हमने तो शायद इसका रिडेम्पशन करवाया जब 52 या 54 के आसपास था। बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 28 से ऑलमोस्ट डबल हो गया था। हमने निकाला अभी करंटली 70-74 के आसपास से। क्लियर है कहानी ये यहां तक कोई दिक्कत है। अब फुर्ती से नीचे देख लो नेट एसेट वैल्यू क्या होती है।
नेट असेट निकालने पड़ते हैं, उसको डिवाइड करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। अब आपको याद होना चाहिए नेट असेट कैसे निकालते थे। असेट्स प्लस इनकम्स लेस लाइबिलिटीज प्लस जो भी आपके खर्चे हैं वो आ जाते थे नेट असेट, और जितनी यूनिट्स आपने इशू करी है उससे डिवाइड कर लो। इसकी क्वेश्चन अभी करवाता हूँ आपको, उसमें आप चेक कर लेना। ये नीचे लिखा है, ये देखो, ये रहा फॉर्मूला। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल अदर अक्रीड इनकम अदर असेट लेस क्या हो गए। आप एक चीज बताओ, म्यूचुअल फंड का मेन असेट क्या है? जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा है। तो इन्वेस्टमेंट 10 साल पहले करा था, उस टाइम रेट अलग होगी। आज जो मार्केट वैल्यू आ रही है एनएवी, उससे मल्टीप्लाई कर लो। मान लेता हूँ 200 यूनिट्स है, मैंने जब पैसा लगाया था जब तो 9 रुपए की रेट थी, आज इसकी रेट 25 रुपए है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? ये आपको निकालना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा ये। इस टेबल पे शायद जहां तक मेरे को याद है दिसंबर 22 या शायद जून 22 में क्वेश्चन आया था। अब पहले ये टेबल दूसरी थी, फिर ये टेबल बाद में अमेंड हुई है। अब चेक करो टेबल क्या कह रही है। सवाल ये आता है एनएवी लूं कब की? पैसा तो मैंने आज दे दिया, एनएवी आज की लेनी है कब की लेनी? सर इन्वेस्ट कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए सर, कि अच्छा फंड बताओ। बेटा सब बताऊंगा, एक बार बस एक क्लास पूरी कर लो। और बहुत ही प्यारा फंड बताया, एसबीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी कैपिटल फंड, ये बहुत ही प्यारे फंड्स है। बाकी आप आओ, एक नॉमिनल कमीशन मेरे यहाँ लगती। अब सवाल ये, आपने पैसा तो दे दिया, अब पैसा दिया, एनएवी कब की पकड़नी है? जैसे अपन बैंक में चेक डाल के आते हैं, मैंने यही एग्जांपल लिया था। चेक से जब फीस जमा होती है तो आप तो चेक जैसे देते हो ना, आप तो रिकॉर्ड कर लेते हो फीस जमा हो गई। क्या उस दिन फीस जमा हुई है क्या? अब मान लो चेक दिया है शाम के 4 बजे और कल आ रहा है सैटरडे और अगला संडे और मंडे ऑफ है, बट आपके हिसाब से फ्राइडे को फीस जमा हो गई। सर एक्सेस, एक्सेस फ्राइडे को मिलनी चाहिए जिस दिन फंड मेरे खाते में आ जाए। बात समझ में? सेम कहानी है, आपने पैसा कब लगाया है, कितने बजे लगाया है, उस हिसाब से डिसाइड होता है आपको एनएवी आज की मिलेगी या एनएवी कल की मिलेगी। पहला फंड क्या है? सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग स्विच इन फ्रॉम अदर स्कीम, कितना? कट ऑफ टाइम 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे तक तो सेम डे। रिडेम्पशन इंक्लूडिंग स्विच इन फ्रॉम अदर स्कीम 3 बजे, जब तो सेम, नहीं तो फिर अगले दिन का। मतलब ले रहे हो तो 1:30 बजे, और रिडेम्पशन 3 बजे, तो फिर आज 3 बजे बाद तो फिर नेक्स्ट डे का। ऑल अदर स्कीम, अदर स्कीम में सिंपल कर दी, वरना पहले ही टेबल ऐसी नहीं थी, पहले टेबल दूसरी थी। आप तो कल एक याद कर लो ना, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, सब्सक्रिप्शन है 1:30 बजे, बाकी सब में साला 3 बजे ही। 3 बजे का मतलब 3 बजे तक है तो सेम डे, 3 बजे के बाद है तो अगले दिन का। डन है कहानी? एक्सपेंस रेशियो, ये क्वेश्चन चेक करो, याद आ रहा है क्या? ये कुछ नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन ही, ये एग्जाम क्वेश्चन ही था ये। आपके नए मॉड्यूल में एक बड़ी स्मार्टनेस उन्होंने क्या दिखाई, जो स्कैनर में क्वेश्चन नहीं थे उन्हीं सालों को इलस्ट्रेशन बना दिए। अब कैसे है ये चेक करो। साइज ऑफ द स्कीम 100 लाख, फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू का कोई यूज नहीं होता। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी? मार्केट वैल्यू कितना है? अब यार सीधे आपको मार्केट वैल्यू बता दिया 180 लाख, नहीं तो ये पता है क्या कर सकते हैं? मार्केट वैल्यू पर यूनिट आपको हो सकता है दे देते 18। अब आपके यही समझ में नहीं आता है ये 180 कैसे आया। 100 लाख है, 100 लाख, 100 लाख का साइज है, फेस वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट कितनी हो गई? 10 लाख, और अगर 18 है तो फिर मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 10 इंटू 18 यानी 180। या तो ये निकाल के ही दे देंगे, नहीं तो ये आपको कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा। नीचे देखो, अक्रूड इनकम, रिसीवेबल, लाइबिलिटी, सब कुछ दे रखा है, एनएवी पर यूनिट, सीधी सीधी बात है, प्लस माइनस डिवाइड करना है ये रहा, और एनएवी आ गई 18.10। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर आप स्कैनर देखी हो गई तो ये भी सेम एग्जाम में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन को करने का तरीका सामने देखो। हमने कुछ नहीं करा, इस म्यूचुअल फंड ने इन कंपनीज में पैसा लगा रखा है, इनकी डिटेल आपको दे दी, किन किन कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। तो ये है क्या? ये इससे निकलेगा क्या? हाँ, इससे निकलेगा क्या? इससे आपको जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो निकलेगा। मैंने आपसे म्यूचुअल फंड में पैसा लिया, 25,000 शेयर यहाँ लिए, इस भाव पे 35,000, ये इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके टोटल लगाना पड़ेगा।
ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। और फिर नीचे जो भी आपको डिटेल लाइबिलिटी खर्चा दे रखा है वो प्लस माइनस करना है। अब सुनने में आसान लगा ना, ये देखो ये रहा, मल्टीप्लाई, और ये दे रखा है नीचे नेट एसेट और नंबर ऑफ यूनिट्स, और आंसर आ गया 41.57। चेक करो एक बार, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नीचे देखो ये वाला सवाल सामने। अभी इतना, अरे आजा बेटा यहाँ। अब ये ऐसे इडियट सवाल है, ऐसे इडियट सवाल है, आते और सीधे नंबर, शायद लास्ट टाइम में आया था ये ऐसा ही क्वेश्चन। तो अगर अपन लास्ट टाइम वाली चीजों को ध्यान में रख के चले तो इस बार तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं आने की। आते हैं ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है। कल याद है अपन ने लोड की बात करी थी, फ्रंट एंड या बैक एंड लोड। क्या होता है इन क्वेश्चन में, एक आधा फिगर मिसिंग होता है, बाकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिसिंग फिगर निकालना होता है। वो मिसिंग फिगर निकल गया, दूसरे फॉर्मूले में लगाना होता है। ये क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लासेस में बहुत करवाए हैं आपको। मैं अभी आपको एक मेन क्वेश्चन करवाऊंगा जो एनएवी का बहुत पुराना क्वेश्चन करवाया था, अगर याद हो, उसमें मार्केट वैल्यू इंडेक्सेशन करना था। वो क्वेश्चन अपन अभी वापस कर लेंगे, और एक दिसंबर 18 में जो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ था वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। रीजन क्या है, जून 19 दिसंबर 19 के बाद वो क्वेश्चन नहीं आया। 20 गया, 21 गया, ऑलमोस्ट 23 जाने वाला है। क्या पता है इस बार दोनों पेपर में एक साथ आ जाए, और वो होगा नहीं सॉल्व वहां पे इतनी इजीली। होल्डिंग पीरियड रिटर्न याद आ रहा हो ये फॉर्मूला, इनकम प्लस एंड ऑफ पीरियड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। नहीं याद रहता हो सिंपल कर लो, रिडेम्पशन एनएवी परचेज एनएवी अपॉन परचेज एनएवी प्लस इनकम। इनकम में क्या आ सकता है, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इनको ऐड लेस करते चलो सबको। ये सिंपल है। म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट कैसे करना है, एक बार जल्दी से इसकी थ्योरी निपटा लो ताकि प्रैक्टिकल कर ले। म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कैसे करना है, सामने देखिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जिस स्पीड से बढ़ा उस स्पीड से आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं बढ़ा साल 2 साल में। ये तो मार्केट जिस स्पीड से गिरा, आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न उस स्पीड से नहीं गिरा। आप इन इन चीजों को ही बेस बनाओ ना, ये नहीं होता कभी। कभी कभी क्या होता है, जो टॉप कंपनीज होती है ना, वो कभी कभी एक पॉइंट पे मैं कहूंगा ऐसा फ्रीज सा हो जाती है कि रिटर्न देती नहीं। इसे अपन स्टॉक मार्केट सेंस में कहते हैं कि स्टॉक्स क्या हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं। कंसोलिडेट होना मतलब एक रेंज, एक दायरे के अंदर ट्रेड हो रहा है। मतलब साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गए, ये रेंज क्रॉस नहीं हो रही। तो मान लो 2 साल आपको इतना रिटर्न नहीं मिला जबकि मार्केट तेज चल रहा है, क्योंकि आपका जिस स्टॉक में पैसा लगा हुआ स्टॉक चल नहीं रहा। अब जिस दिन वो रेंज ब्रेक हो गई ना, उस दिन आप मान के ना स्टॉक तेजी से चलता है। मैंने इसका एक एग्जांपल देखा था, एल फाइनेंस, लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस। ये 65-70 रुपए के आसपास, ये 65-70 रुपए की रेंज में चलता था, 70 रुपए क्रॉस ही नहीं होता था कभी। जिस दिन इसने 70 क्रॉस करा, उसके बाद इसने वो स्पीड पकड़ी, 140-150 रुपए हो गया। अभी रिसेंट एग्जांपल याद हो, लास्ट ईयर का बताया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हम लोग थे कितने जने उस टाइम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बताया था 28-30 रुपए की रेंज में था। मेरे इसकी एक रेंज है, ये का ये डायलॉग है, ये की ये चीज बोली हुई पुरानी रिकॉर्डिंग में। मेरे 60-65 रुपए की इसकी एक रेंज है। जिस दिन ये 60-65 रुपए टूटा ना, ये सीधे स्पीड पकड़ लेगा। तो क्या होता है, कभी कभी स्टॉक तो चल नहीं रहे, मार्केट चल रहा है। स्टॉक तो गिर नहीं रहा है लेकिन मार्केट गिर रहा है, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहे। ऐसे एवेल्युएट करना ये केवल सही नहीं है। एक ही लास्ट लाइन पढ़ो, underperforming in a falling market, that is when NAV of the scheme falls more than the benchmark, is the time when one must review is his or her investment. एक सीधी सीधी बात, मार्केट गिरा 10%, स्टॉक गिरे 30%। अरे ये वो पॉइंट होता है जहां आपको सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट में बने रहना है या पैसा निकाल लेना है। जैसे हम लोग कभी इन्वेस्ट करते हैं, जब ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट गिरता है 100-200 पॉइंट, और स्टॉक क्रैश ऐसे होते हैं जैसे 1000 पॉइंट गिर गए। आप बात नहीं समझ रहे। अभी आप में से किसी एक को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया मैंने, होता ना, जब नसीब लिखा हुआ है, आप गिरे भी बट आपके कुछ हुआ नहीं। पर अपन क्या कहते हैं, कुछ भगवान का दिया लिया आड़े आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है, एक स्टेयर से भी अगर आप गिर जाते हो ना, आपका एंकल मुड़ गया, हड्डी क्रैक हो गई, होता है नहीं होता। एक बेंचमार्क क्या हुआ, 4 मंजिल से गिरूंगा तो कुछ तो होगा, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। एक सीढ़ी से गिरा, कुछ लगी नहीं होगी, वहां तेरी हड्डी टूट गई। ये सेम वही कहानी है, मार्केट बेचारा 100 पॉइंट गिरा, स्टॉक ऐसा टूटा जैसे 1000 पॉइंट टूट गए। और कभी कभी होता मार्केट ऐसा मूवमेंट दे दे जैसे बाजार चला ही नहीं है।
अब यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट में बने रहूं या अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं वैल्यूएशन का तरीका एक है। यहां लाइन पढ़ो क्या लिखी। इन एडिशन वन में ऑल्सो कंसिडर इवैल्यूएटिंग द कैटेगरी एवरेज रिटर्न एज वेल। मतलब जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रखा है, इस पे एवरेज बेसिस पे रिटर्न कितना आता है और आपको कितना आ रहा है। यार मैं ये मानता हूँ शायद थोड़े समय पहले एक स्टॉक क्या बताया था, जियो फाइनेंस, माइट भी मुझे याद है 210 या 211 रुपए था, आज अभी 230 रुपए है और आज स्टॉक चला हुआ भी है। मार्केट नहीं चला हुआ, स्टॉक चला हुआ है। इससे पता है एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट सारे स्टॉक्स को नहीं चलाता, या स्टॉक मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक नहीं गिरते, क्योंकि सेंसेक्स में केवल टॉप 30 शेयर है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस हो सकता है टॉप 30 शेयर में नहीं है, तो सेंसेक्स में जो टॉप 30 शेयर है ना, सेंसेक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होने से उन स्टॉक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आता है। चीज समझ में आ रही है। एवरेज रिटर्न का मतलब क्या है, आप ये चेक करो कि दूसरी जगह कितना आ रहा था ऐसे फंड में और हमें कितना आ रहा है। ये भी एक डिसीजन क्राइटेरिया होता है, बने रहूं या फिर पैसा निकाल लूं। डन है ये चीज, ये सिंपल है। नाम नाम देख लो फुर्ती से, तुमसे ना हो पाए इनसे करवा लो। सेकंड, डाइवर्सिफाई करना मतलब एक जगह नहीं है, अनरिलेटेड सेक्टर में। कन्वीनियंट भैया तुम्हें तो करना नहीं, वो लोग अपना मैनेज करेंगे। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब जब ये एक दो तीन हुए, इसकी वजह से चौथा अपने आप हो गया, रिटर्न पोटेंशियल, कॉस्टिंग कम। अब ये आप यहाँ एडवांटेज कर रहे हो, डिसएडवांटेज में भी लिखा हुआ है ये। अब ये कैसे कॉस्ट कम है मुझे नहीं पता। लिक्विडिटी ओपन एंडेड है, जब मन चाहे पैसा लगाओ, जब मन चाहे पैसा निकाल दो। ट्रांसपेरेंसी, आपका जब मन चाहे आप गूगल करो, किसी भी फंड का नाम लिखो, पूरा डेटा निकल जाता है सारा। रिस्क इन्वॉल्व, वोलेटिलिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी, कंसंट्रेटेड, इन्फ्लेशन। वोलेटिलिटी रिस्क मतलब स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस रहती है, which often gets affected due to the prevalent microeconomic factor। microeconomic factor मतलब इंडिया लेवल पे या एक पर्टिकुलर लेवल पे। मैक्रो तो होता है बड़े लेवल पे, माइक्रो होता है छोटे लेवल पे। जैसे कि एग्जांपल बताओ। मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा कुछ हुआ, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में होने से भी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट तो आता है। इलेक्शंस का इफेक्ट होता है क्या? अभी 3 दिसंबर है, अब 3 दिसंबर अगर मान लो 1% मान लो, अगर बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया, यही कहते हैं जनरली देसी लैंग्वेज में, अगर मान लो बीजेपी साफ हो गई, कांग्रेस वापस आ गई, इसका रिएक्शन हो सकता है। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि कि ऐसा होगा, बट सर्टेन स्टेट्स में हुआ है पहले कि बीजेपी एकदम साफ हो गई, कांग्रेस आ गई। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इनके इफेक्ट होते हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब डेट में हमने तो पैसा लगा दिया, आपको रिटर्न देना है, बट मुझे ही आगे से नहीं मिल रहा, और जब आगे से मुझे नहीं मिल रहा तो तुम्हें कहां से दूंगा। लिक्विडिटी रिस्क मतलब अगर रिजिड लॉक इन पीरियड है तो इतना आसान नहीं होता कि जब आप चाहो अपना पैसा निकाल लो। कंसंट्रेटेड रिस्क मतलब एक ही सेक्टर में लगा दिया, आपने लगाया 5 सेक्टर में, लेकिन किसी एक सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर लिया। जैसे मान लेते हैं आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने 4 व्हीलर सेगमेंट में ही कर लिया। आपने मारुति भी ले लिया, आपने टाटा मोटर भी ले लिया, आपने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। 2 व्हीलर सेगमेंट, बजाज बोल दो, आप हीरो बोल दो, आपने इन्हीं में लगा लिया। तो अगर कोई अच्छी न्यूज आई तो सारे एक साथ चलेंगे, और नेगेटिव न्यूज आई। अब आपको एक बात बताऊं, 4 व्हीलर सेगमेंट में हर महीने एक ऐसी न्यूज आती है जिससे स्टॉक चलता है। हर महीने इनके सेल्स के आंकड़े आते हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब जैसे महीना खत्म हुआ, महीना चालू होगा, महीना चालू होते लास्ट मंथ इनकी सेल क्या रही, इसके फिगर्स आते हैं। अब जैसे ही फिगर आता है स्टॉक में ऊपर नीचे इफेक्ट आता है। और लास्ट क्या है यार, परचेजिंग पावर वाली बात आ गई है। तो मेनली ड्यू टू द टिपिकली इन्वेस्टर एक्सपोज टू द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है आगे, मतलब ये रिटर्न जितना दे रहे हैं ना, उससे इन्फ्लेशन कोप अप नहीं हो पा रहा। डन है यहाँ तक ये? एक मिनट, बस एक दो चीज और है काम की, ये बेसिक है, ये सब वही है। एक ये टॉपिक पढ़ लो, ये वाला बस, ये काम का है। हाइलाइटर हाथ में ले लो और साथ में पढ़ लो अब क्या लिखा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड क्या लिखा है? आप नेमली पहला क्या है? ये रेगुलर क्लास में भी मैंने कहा था काम का टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जनरली बनते नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर जो है उसका क्या हो? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। अब साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कितने साल से काम कर रहा है फाइनेंशियल सर्विस का? 5 साल। नेटवर्क पॉजिटिव है पिछले 5 सालों में, 5 साल में, कोई 1 साल नहीं, 5 सालों में। नेटवर्थ क्या है? मोर देन द प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर। मतलब एंश्योर नेटवर्थ इज मोर देन द प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द, मैं जितना लगा रहा हूं ना उससे ज्यादा है नेटवर्थ। और चौथा क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप पैट कह सकते हो उसको कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए इन 3 आउट ऑफ इमीडिएटली 5 इंक्लूडिंग 5th ईयर। 5 में से कोई भी 3 साल, बट 3 में ये कंफर्म है यहां तो पैट होना ही चाहिए, इनमें किसी भी 2 साल में हो चाहे। However, applicant shall have a net worth less than rupees 100 crore in case the aforesaid requirement is not fulfilled. क्या मतलब हुआ? Shall have a net worth not less than, मतलब कम से कम 100 करोड़। तो आप ये मान के चलो अगर सब कुछ सही है, अगर ऊपर वाला की कोई कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही, ध्यान से लाइन पढ़ लो क्या लिखी, अगर ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही तो कम से कम 100 करोड़ की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। ये न्यू सिलेबस में फिर से वन लाइनर हो गया। अगर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंडीशन पूरी ना हो तो स्पॉन्सर की मिनिमम नेटवर्थ कितनी होगी? ऑप्शन आ जाएंगे 50, 100, 150, 200, और आंसर कितना है? 100 करोड़। एप्लीकेंट क्या होगा? फिट एंड प्रॉपर पर्सन। इन केस एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, सच फंड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट डीड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कौन सा बोर्ड? Sponsor has contributed at least 40%. However, any person who hold 40% or more of AMC shall be, अगर वो क्या पूरा कर रहा है? क्राइटेरिया। मतलब आप मान लो 40% स्पॉन्सर का होना चाहिए, बट किसी और का भी 40% है, उससे ज्यादा है, वो डीम्ड स्पॉन्सर है और उसको भी क्राइटेरिया पूरा करना है। स्पॉन्सर एनी ऑफिस डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर क्या नहीं है ये? कोई इकोनॉमिक ऑफेंस, फ्रॉड, कन्विक्ट, मॉरल टर्पिट्यूड नहीं करा हुआ किसी भी कनेक्टेड जने ने। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी टू एक्ट एज ट्रस्टी फॉर द म्यूचुअल फंड इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी टू मैनेज द फंड एंड ऑपरेट द स्कीम, ये आप ये मान के चलो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी एंड ट्रस्टी कस्टोडी, ये सब इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन है। मतलब जो इंटरमीडिएरीज आप लगा रहे हो, ये जो भी लगे इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस ही लगे हैं। यहां तक चेक कर लो। डन है यहां तक? चलो एक मिनट, ठीक है, ये चेक करो। स्कीम लॉन्च करनी है, स्कीम लॉन्च करनी है, तो स्कीम लॉन्च करने का प्रोसीजर क्या है? पढ़े क्या लिखा है पहला? मतलब कोई स्कीम लॉन्च नहीं होगी जब तक ट्रस्टी उसे अप्रूव ना कर दे और उसकी कॉपी कहाँ फाइल ना हो जाए? सेबी में। अब ये थेरेटिकल है, काम का है, इसलिए रीड करवा रहा हूँ पूरा। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होंगे? आप पूरा मत चलो। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होंगे? सारे एडिक्वेट डिस्क्लोजर होंगे। इसके बाद क्या मतलब हुआ? जो भी मिनिमम फाइलिंग फीस होती है वो हमने पे कर दी है। चौथा क्या है? ये कब देना होगा? इन प्रिंसिपल। अगर क्लोज एंडेड है तो हमने एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया है। इसके बाद कौन सा अग्रीमेंट हुआ? ये एलओडीआर हुआ। अगर म्यूचुअल फंड है, लिस्ट करवा रहे हो, तो आपने एक्सचेंज के साथ क्या साइन किया है? एक एलओडीआर, मतलब अग्रीमेंट साइन करा है। इसके बाद क्लोज एंड, अब ये नहीं भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर आ चुकी है बात, ये पढ़ो ध्यान से। पहले तो पहली लाइन बताओ क्या है?
इस पे लिखा है नो स्कीम, मतलब 15 दिन से ज्यादा नहीं, तो कितने दिन खुली रहेगी? Further, minimum subscription extent of over subscription that is intended to be retained should be specified in the offer document. And in case of over subscription क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ? मतलब 1000, 2000, 3000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000, उनको पूरा सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब कितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको ध्यान में रखना है। कोशिश करनी है कि अगर 5000 यूनिट तक है तो उनको तो पूरा मिल जाए। AMC is required to refund the application money if minimum subscription is not received. Excess over subscription within 5 days of the closure of the subscription. टॉपिक सिंपल है, क्लिक नहीं होता, ये है मेन बात। एक और काम की चीज है बस ये, पढ़ो क्या है एडवर्टाइजमेंट क्या है। मेरे ये समझ में नहीं है, एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट है, तो अनएम्बिगियस तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अनएम्बिगियस मतलब कंफ्यूजिंग, मिसलीडिंग। जब क्लियर है, कंप्लीट है, फेयर है, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। इसके बाद उसी पॉइंट को दूसरे तरीके से, मेरे ये समझ में है, जब क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन मेन बात इस सेकंड पॉइंट में ये है मेन बात। हाँ, मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मैंने पैसा लगाया था 1990 में, आज 2010 में निकाला, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। ये बातें नहीं डालनी, ये बातें नहीं डालनी। टेस्टिमोनियल्स मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डलवाना। इस अकेले पे केस स्टडी आई हुई है सालों पहले। माइट भी स्कैनर में भी हो सकता है क्वेश्चन हो इसका कोई। एक केस स्टडी थी छोटी सी, एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी म्यूचुअल फंड का पार्ट नहीं बनेगा, बट म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर सकता है। नो एडवर्टाइजमेंट शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन नहीं करना, कोई अनफेयर कंपैरिजन नहीं करना, ऐसी बातें नहीं कहनी जिससे किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की इज्जत खराब हो जाए। इसके बाद इन लैजिबल फॉन्ट्स मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। नो एडिशन, ना तो बढ़ाओ और ना घटाओ, जो लिखा है सेम टू सेम दिखाओ। ऑडियो वीडियो मीन्स है अगर, तो वॉइस ओवर रिटेरिएशन शैल बी ऑडिबल इन अ क्लियर, मतलब फटाफट मत बोल जाओ, सालों पहले एकदम फटाफट 1 सेकंड में लाइन खत्म। यहाँ पे क्या लिखा है, और टेक्निकली आप ये लाइन बोल के देख लो, 5-6 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी। क्लियर है कहानी? और लास्ट क्या है, इस तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाना कि इसका मतलब कुछ और निकल जाए, लोग मिसगाइड होके पैसा लगा दें। डन है यहाँ तक? एक मिनट बस, एक दो चीजें और होगी। ये क्या हुआ? हम्म, एक मिनट, ठीक है। हम्म, दो चीजें हैं अभी भी, एक तो ये और एक ये। फिर बोलूंगा मैं करवा दूं अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े अभी हाथों हाथ जाके। और अगर अभी जिस टाइम पे आप हो ना, इन केस अगर कोई चाहे, आपको सही भी लगे, आप यहाँ रह के भी कर सकते हो, हाथों हाथ आधे पौन घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप घर जाओगे ना, अभी आपको घर आने जाने में भी पूरा टाइम लगेगा, जब तक तो चैप्टर वैसे ही निकल गया, पता चले बाहर स्लिपरी माहौल है। क्योंकि फ्लो में तो पता क्या होगा, आधे पौन घंटे में चैप्टर पूरा हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। क्या लिखा है यहाँ पे? डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है मैक्सिमम 10% किसी पर्टिकुलर इशूर के केस पे, और 10 को बढ़ा के आप कितना कर सकते हो, 12, लेकिन ट्रस्टीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकंड क्या है? जनरली अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाना, लेकिन लगाना है तो सरकारी वालों में लगाओ, हमें दिक्कत नहीं है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल अप टू अ मैक्सिमम ऑफ, मतलब नॉन कन्वर्टेबल में लगा सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल में म्यूचुअल फंड शैल नॉट ओन मोर देन, मतलब आपने 10 कंपनियों में पैसा लगाया, किसी एक कंपनी में मैक्सिमम 10% वोटिंग राइट से ज्यादा नहीं लगाना पैसा। इतना पैसा नहीं लगाना कि 10% से ज्यादा वोटिंग आ जाए।
इसके बाद ये स्कीम थी, इस स्कीम से हमने पैसा निकाला तो करंट मार्केट प्राइस पे पैसा निकलेगा, और फिर जो स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो उसका ऑब्जेक्ट सेम ही होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा किया क्यों? जब सेम ही ऑब्जेक्ट था तो पहले वाले में बने रहते। हाँ, ये तो हिंदी तो हो गई। नहीं, मान लेता हूँ जिस स्कीम में मैंने पैसा लगाया था उसमें एक परसेंटेज रिटर्न आ गया था, दूसरी वाले स्कीम में भी सिक्योरिटीज वही है, कैपिटल कंपोजिशन अलग अलग था इन्वेस्टमेंट का। मान लेता हूँ कहीं पे एचडीएफसी बैंक 2 लाख था, वहां पे 4 लाख रुपए, या वहां पे 1 लाख रुपए। तो मानता हूँ जिसमें मैंने लगाया उसकी एनएवी चल गई, सामने वाली स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव सेम है, उसकी एनएवी भी डाउन है, और मुझे उम्मीद क्या है, यहाँ से निकाल लो और ये पैसा यहाँ लगा लो, तो निकलेगा प्रिवेलिंग पे और लगेगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही। इसके बाद दिस शैल नॉट अप्लाई टू, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ फंड ऑफ फंड का तो काम ही होता था, तुमसे लिया पैसा पूरा यहाँ लगा दिया। एक स्कीम दूसरी स्कीम में लगा सकते हैं, लेकिन वहां हमने एक लिमिट लगा दी, कितनी? मैक्सिमम 5, जबकि फंड ऑफ फंड में तो होता ही क्या, पूरा का पूरा ही लग गया। इसके बाद डेरिवेटिव नहीं होगा, डिलीवरी पे होगा। डिलीवरी मतलब आपने इन्वेस्ट करा है, बेचोगे जब ही जब इन्वेस्ट करा है। अगर डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर ये वाला पॉइंट ही पूरा नहीं होगा आपका। इसके बाद आपके नाम से, मेरे नाम से नहीं, म्यूचुअल फंड के नाम से। और इसके बाद हाँ, देखो शुरुआती दो में तो एसोसिएट और ये सब लिखे हैं, लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ो। ऐसे पॉइंट्स कभी आते हैं ना, अगर आप ए और बी नहीं लिखोगे और सी कम से कम लिखाओगे तो भी काम हो गया, कि जैसे लिमिट आ जाती है किसी पॉइंट में, वो पॉइंट काम का है। और लास्ट क्या है? ये चलता ही नहीं है इंडिया में, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है 10%, बाकी ठीक है, सिंपल है। एक ही और पढ़ लो। प्राइस कैसे निकाली, सेल, रीपर्चेज, ये बताओ। while determining the prices of the unit the mutual fund shall ensure that repurchase price, क्या लिखा है? ये पॉइंट समझाओ क्या है। तो आप ये कह सकते, कॉस्ट मैक्सिमम 5% है आपकी, कॉस्ट मैक्सिमम 5% है आपकी, ये फिर से वन लाइनर आ सकता है। यहां तक बताओ चैप्टर में दिक्कत क्या है? सिंपल है, सामने देखो। हम एक इसमें केस था ये वाला, श्री राम, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या था इस केस में? क्या होता था मेंसुया, क्या होता था इसमें? एक लास्ट पैरा मैंने हाईलाइट करवाया था कहीं। देखो क्रिमिनल ऑब्लिगेशंस होती है ना, वहां मेंसुया चाहिए, बट सिविल ऑब्लिगेशंस है तो सिविल ऑब्लिगेशन में मेंसुया होना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। अब जितना आसान है लास्ट टाइम है ना, ये केस पूछा हुआ एग्जाम में, हो सकता है वो केस समझाने के लिए भी कहते तो बड़ी बात नहीं है। आप स्कैनर भी देखोगे तो श्रीराम वर्सेस ये वाला केस पूछा हुआ है स्कैनर में। डन है यहाँ तक ये? एक मिनट रुको बस, हम सामने ध्यान लगाओ। दिसंबर 2007 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एनएवी निकालने का, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। पूरी उम्मीद है एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, और सेबी में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। आपको याद है जब एक क्वेश्चन करवाया था, कुछ वैल्यूएशन की बातें बताई थी, लिस्टेड है और इंडेक्सेशन दे रखा है,
और अगर मान के चलो फिक्स इनकम है और आपको आज और परचेज और आज की कोई वैल्यू बता रखी है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। करो करो करो। और लिस्टेड है तो मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी बेटा। कितने ही केस में मार्केट वैल्यू सीधे दे भी रखी होगी ना तो कहीं कहीं निकालनी पड़ेगी। और प्लीज है ना ये कोशिश मत करो अगर क्वेश्चन मिल जाए करा हुआ तो वहां देख लें क्या है, अपने आप सॉल्व करें जल्दी से। किसमें नीचे नीचे या आज की प्राइस है मार्केट वैल्यू। हाँ लिस्टेड है ना तो इसकी मार्केट वैल्यू है। कोशिश करना गलत ना हो। लिस्टेड शेयर का क्या करना है? कितना हुआ ये? कैश इन हैंड का मार्केट वैल्यू लेनी है। कैश इन हैंड की मार्केट वैल्यू लेनी है। अच्छा कैश इन हैंड तो उतना ही रहेगा ना जितना है, तो 1.23 रहेगा। बॉन्ड डिबेंचर जो लिस्टेड है, बॉन्ड डिबेंचर जो लिस्टेड है, जैसे अगर आप क्वेश्चन देखोगे बॉन्ड डिबेंचर एट कॉस्ट 4.3, जिसमें से 1 लाख तो अनलिस्टेड है, 1 लाख तो 1 लाख देना पड़ेगा और 3.3 जो बचा उसका 5 लाख हो जाएगा। मतलब इसको दो पार्ट्स में कर लो, 3.3 और 1, 1 तो अभी भी 1 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा। हाँ मतलब 5 अलग एक अलग, लिस्टेड अनलिस्टेड बाइफरकेट कर लो। अब आ गई। हाँ अगर आप अदर फिक्स सिक्योरिटीज की बात करोगे उसकी वैल्यू 4.5 दे रखी। 4.5 आज का इंडेक्सेशन वैल्यू कितनी 106, और जब लिया जब कितनी थी 100। 4.5 इंटू 106.5 डिवाइड बाय 100 और उसकी वैल्यू आ गई अराउंड 4.79। और जो डिविडेंड इनकम है वो 0.8 और खर्चे लेस हो जाएंगे 6.32 0.75 और इसका नेट असेट आ जाएंगे 41.08 और एनएवी इसकी आ जाएगी 17.12। अब एक बार ये बताओ ये सवाल किसके नहीं समझ में आया? ये सवाल किसके नहीं समझ में आया? इसका आंसर भी सेंड कर दिया मैंने एक पे और बाकी ग्रुप पे भी भेज दूंगा एक बार। डन है ये वाला। एक सवाल और करना पड़ेगा। ये रहा। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। यूनिट से 300 जब लिया तब 8.75, बेचोगे तो 9.45। दो ऑप्शन है, हमसे डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन ले लो और प्लीज टाटा बाय बाय निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो एप्रिसिएशन बेनिफिट ले लो और इसको आप वापस से हमारे यहाँ री इन्वेस्ट कर लो। तो आपको ये चेक करना है री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है या पैसा निकाल के गेट आउट होना। हम्म और उसमें इतने सारे प्रैक्टिकल है स्कैनर में, आज के आज सारे सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है मुझे व्हाट्सअप कर दो, मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। हाँ ऑप्शन 1 एनएवी कितनी है? 20 सबकी आ गई है बेटा। ऑनलाइन भी जो है आपकी एनएवी का आंसर भी यही आया है क्या? 23.4 23.43। हाँ
23, यस। ऑप्शन 2 है अब मेन। ये बताओ कैसे होगा। हाँ, क्या वो ऑप्शन 2 का? और अगर ये 5 नंबर का सवाल है ना, पहला वाला 1 या 2 मार्क्स का होगा क्योंकि सीधे फॉर्मूले में फिगर डालने हैं। 3 या 4 नंबर का ऑप्शन 2 है। और जिस तरीके से आप पेन और सामने देखे जा रहे हो ना, एने भी निकलेगी ना कि री इन्वेस्ट करा उसके बाद अगर बेचते हैं तो क्या होगा। और मैंने जब भी करवाया था तब कहा था जो सवाल बोल रहा है ना वो करते चलो। आपको दिया क्या क्या उन्होंने? 0.75 कितनी यूनिट्स पे दिया? कितना हुआ ये? ये दिया। अब सवाल अगला क्या कह रहा है? हमने ये दिया, फिर आप इसे चाहो तो वापस से क्या कर लो, री इन्वेस्ट। री इन्वेस्टमेंट की एनएवी कितनी बता रखी है? कितना हुआ? मतलब मुझे तो बेनिफिट मिले ना, उससे एड ऑन यूनिट्स और मिल गई। तो अब मेरी टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 300 तो पहले थी, 46.82 और मिल गई। और मुझे ये समझ में नहीं आया, सवाल जो कह रहा है वो कर रहे हो बस। आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की सोचते हो जहां रिक्वायर्ड ही नहीं है। बोल रहा जो बेनिफिट मिला उसको री इन्वेस्ट कर लो, तो बेनिफिट कितना मिला? 0.60, 0.75। एक होशियार ने एक बार क्या करा, 0.60 और 0.75 को री इन्वेस्ट करा, कह रहा सर ये तो 1 रुपये 35 पैसे हुआ और 1 यूनिट की एनएवी तो 8.65 है, ये इन्वेस्ट कैसे हो गए? तो क्वेश्चन ही गलत है भाई। 1.35 तेरे को 1 यूनिट पे मिला है, तेरे पास 300 यूनिट है, तो टोटल तेरे को बेनिफिट 405 का मिला। मैंने कहा अब 405 इन्वेस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ, अब मुझे बताओ, अब रिडेम्पशन के टाइम एनएवी क्या आएगी? बेचोगे कितनी यूनिट्स? बेचोगे कितनी यूनिट्स? 346.82। और बेचते टाइम की एनएवी कितना हुआ फिगर ये? और परचेज टाइम की एनएवी 346.82 इंटू, आगे होशियारी। अरे बेचते टाइम 346 है, तुमने परचेज तो 300 ही करी थी ना, तो तुम्हारी परचेज कॉस्ट तो यही थी ना, 300 इंटू 8.75, यानी आप रेगुलर क्लास में भी जाओगे ना, जब भी मैंने यही करवाया था आपको बताया था, एक गलती आप करोगे होशियारी में। क्या गलती करोगे? आप यहाँ पे भी 346.82, आप यार सिंपल रिटर्न का फॉर्मूला है रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू अपॉन परचेज वैल्यू, तो आपकी परचेज वैल्यू तो 300 इंटू 8.75 ही होगा ना। ये 46 यूनिट तो तुम्हें बेटा बाद में मिली है, ये तुमने बाद में ली है, तुमने ओरिजिनली तो 300 यूनिट ही ली थी ना। तो तुम्हारा रिटर्न कितना हो गया? 3278 माइनस 2625 डिवाइड बाय, और आंसर आ गया। तो क्या ज्यादा फायदेमंद हुआ, री इन्वेस्ट करना या हाथों हाथ पैसे लेके बाहर आना? केवल एक गलती होगी जो उस टाइम भी कहा था, जो आज भी कहा है, और कुछ मत करो, जो सवाल कह रहा है वो करते चलो। सवाल ने कहा ये करना है, हमने कर लिया। सवाल ने कहा ऐसे चलना है, हम चल लिए। सवाल कह रहा है कि जो बेनिफिट्स मिले हैं, हाँ आप मान लो आप री इन्वेस्ट करते हो तो बेनिफिट क्या मिला? 75 पैसा 60 पैसा। ये था पर यूनिट, यूनिट थी 300, 405 का बेनिफिट मिला। 405 के बेनिफिट को हमने री इन्वेस्ट कर लिया। री इन्वेस्टमेंट की एनएवी भी दे रखी है 8 पॉइंट जो भी थी 6575 जो भी, तो उससे नई यूनिट्स आ गई 46.82। अब आप सोचो अगर आप सब कुछ बेच के बाहर आ जाते हो तो 346.82 यूनिट्स को आप बेचोगे किस रेट पे? 9.45। और परचेज कितनी करी थी ओरिजिनली? 300 ही तो करी थी।
ये क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स है। D18, जून 19 और दिसंबर 19 रिपीटेडली तीनों अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन है। वैल्यू फिगर्स चेंज कर लिए, कहानी तीनों क्वेश्चन तीनों अटेम्प्ट में सेम। तो दो तीन तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं ना मेनली, एक ये हुआ, एक बैक एंड लोड वाला हुआ, एक एनएवी निकालने वाला हुआ। एनएवी निकालने में अलग अलग टाइप आते हैं। एनएवी में या तो सीधे क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो एनएवी में आपको शेयर्स दे देंगे, आपको मार्केट वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी, नहीं तो एनएवी में वो इंडेक्सेशन वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, नहीं तो एनएवी निकालने का ये भी है। तो एनएवी वाले क्वेश्चन तो हो गए 4-5 टाइप के। बैक एंड लोड, फ्रंट एंड लोड वो सीधे फॉर्मूला बेस है। एक वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर है, उसका सीधे सीधे एक फॉर्मूला था N/M करके, कुछ याद हो अगर ये बात, ये था राइट शेयर ऑफर्ड अपॉन नंबर ऑफ राइट शेयर हेल्ड मल्टीप्लाई बाय एक्स राइट प्राइस माइनस राइट ऑफर प्राइस। एक फॉर्मूला था ये सीधे सीधे, ये आपको रेगुलर क्लास में लिखवा रखा है। सीधे सीधे सारे फिगर दे देंगे, फिगर डाल दो और आंसर निकाल दो, और ये फोकट क्वेश्चन आ जाता है 3 से 4 नंबर का। तो बेटा म्यूचुअल फंड में समअप अगर मैं करूँ ना, थ्योरी में क्या क्या काम किए, एक तो इंटरमीडिएट काम का है। अगर सेकंड बात करूँ, एडवर्टाइजमेंट कोड, रेस्ट्रिक्शन काम के, बीच में 2-3 चीजों पे और स्टार लगवाया था। एक वो टेबल काम की है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, रेगुलर है या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, ये सब कुछ काम का है। प्रैक्टिकल इतने सारे क्वेश्चन आपके स्कैनर में, कम से कम 15-20 क्वेश्चन। तो ये 15-20 क्वेश्चन करने हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, जाके आपको पूरी स्कैनर हाथों हाथ करनी है। आप स्कैनर हाथों हाथ कर लो, और जो मैंने काम कहा है ये 1 से 1.5 घंटे का काम है आपका। वन ऑफ द 10 से 15 नंबर वाला चैप्टर तैयार हो जाएगा 1-1.25 घंटे में। डन है यहां तक? और जो जो टफ वाले म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको वापस करवा दी। यहां तक म्यूचुअल फंड में भी दिक्कत हो तो बताओ। डन है यहां तक? ये अब सामने ध्यान लगाओ एक बार, सब कुछ छोड़ दो, एक बार सब कुछ छोड़ दो, सामने ध्यान लगाओ। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा अभी, कुछ भी याद नहीं होगा। सामने देखना अब एक बार। एक टॉपिक था, अब एक बार एक बच्चा कह रहा है SC/ST। मेरे SC/ST नहीं, SA/ST। फुल फॉर्म क्या है इसका? ईयर क्या है? 2011। तो 2011 से पहले क्या था, जल्दी से एक बार देखते चलो। अर्लियर क्या होता था? अर्लियर वाली रेगुलेशंस के तहत कंपनीज में क्या हो जाता था, और नई रेगुलेशन जो है इनका एम क्या था? हॉस्टाइल टेकओवर को रोकना और केवल किसको प्रमोट करना। इसलिए नई रेगुलेशंस आई। नई रेगुलेशन आई ना, तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, 100 तरह के नई चीजें और एड ऑन कर ली। अब एक दो बातें थी अगर याद आ रही हो, एकदम बेसिक से कुछ टर्म्स आती थी, अक्वायरर कंपनी, PAC और टारगेट कंपनी। अक्वायरर कंपनी कौन और PAC कौन? जो उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है, जिसका भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ये तो याद है ना, PAC होनी ही चाहिए हमेशा, या इफ एनी। तो आपको ये तो याद है ना, इनके साथ फॉर्मल एग्रीमेंट ही होता है या इनफॉर्मल भी हो सकता है। ये दोनों मिलके जिस कंपनी को लेना चाह रहे हैं वो कौन सी हो गई? टारगेट कंपनी। अब एक सबसे मेन बात, सबसे मेन बात, इसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन एंटरप्राइज वैल्यू का। सीधे सीधे फिगर आपको डालने थे, उससे ही पता चल जाता है इस कंपनी को अगर मैं लेना चाह रहा हूं ना, एज ऑन डेट इसकी वैल्यू क्या बनती है। उसे मैंने नाम दिया एंटरप्राइज वैल्यू। अब आपको याद हो, एक ट्रिगर आता था पहले, 25% और मोर। अब याद करो बात, बहुत शानदार तरीके से टेक ओवर चला था यहाँ पे, हाई लेवल क्वेश्चनिंग चली थी। मेरे पास सामने वाली कंपनी के 25% शेयर्स आ गए, ट्रिगर हिट हो गया, वहां आंसर आना चालू हो गया, नई वोटिंग पावर। 25% या ज्यादा शेयर्स पे ट्रिगर हिट होगा, इतने 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 शेयर, कितने 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 शेयर, जिससे 25% या उससे ज्यादा मुझे वोटिंग राइट मिल जाए, क्योंकि कंट्रोल तो मुझे किससे मिलेगा। तो ये बात दिमाग में डाल दो। सबसे पहले मान लो न्यू में एक वन लाइनर आ जाएगा,
पहला ट्रिगर हिट होता है तो कब हिट होता है? 25% से ज्यादा शेयर, शेयर और वोटिंग, वोटिंग, डी एनी ऑफ द अबव। आंसर होगा 25% और मोर ऑफ वोटिंग। पहला ट्रिगर हिट होने का मतलब क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट। ओपन ऑफर किसके लिए आएगा? टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, कि भैया लो पैसा, अपने शेयर मुझे हैंड ओवर करो और चलते बनो आप यहां से। क्योंकि हम ये कौन सा टेक ओवर कर रहे हैं? फ्रेंडली टेक ओवर। अच्छा, फ्रेंडली टेक ओवर का दूसरा नाम? नेगोशिएटेड टेक ओवर। नेगोशिएटेड टेक ओवर, नेगोशिएटेड मतलब आमने सामने बैठ के रेट फाइनलाइज करना, ऑफर प्राइस क्या होगी, आमने सामने बैठ के फाइनलाइज करना। अच्छा, अगर 25% का पहला ट्रिगर हिट हुआ, अब सुनना पूरी बात मेरी, तो मैंडेटरी ओपन ऑफर अब कितने का लाना है? अगर ये ट्रिगर हिट हुआ तो अब आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, कम का नहीं ला सकते। अरे कम से कम कितने का लाओगे? यानी मिनिमम 26, तो कम से कम कैसे आएगा? इससे कम कैसे होगा? नहीं, वो वॉलंटरी ऑफर था, वो वॉलंटरी ऑफर था, वो बताता हूँ क्या है। कहने का मतलब क्या है, अब अगर आप कोई ओपन ऑफर लाना चाह रहे हो ना, सुनो 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 सुनो, 25% का ट्रिगर हिट हुआ, अब अगर आप कोई ओपन ऑफर लाओगे तो वो कितने का आएगा? 26 से कम का नहीं आएगा। लेकिन अगर 26 से कम चलना है तो फिर क्या करूं? सालाना कितना ले लूं? लेकिन जैसे ही 5 एक्सीड हुआ, बात समझ में आ रही है? इसमें याद है ना, नेटिंग ऑफ अलाउड था। नेटिंग ऑफ मतलब पहले दिन जब फर्स्ट टाइम आपने लिया तो 9% था, फिर उसी साल आपने 6% सेल भी कर लिया, तो जैसे 9 हुआ ना, याद आ गई ये बात? अच्छा, मैक्सिमम कितना परसेंट में ले सकता हूँ? मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। क्यों? आंसर आ रहा है 75, 75, 75, बढ़िया, हाँ। क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होती है, वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। फिर आपको याद हो कुछ इनडायरेक्ट एक्विजिशन जैसा पड़ा था, हम घर से निकले इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट खेलने, पता चला इनडायरेक्ट खेलते खेलते आप कूद पड़े कहां पे, और आपको मान लिया डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन होना मतलब, मान लो जैसे कि वो डायरेक्ट एक्विजिशन है, आपको ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट लाना पड़ेगा। एक टोन याद करवाई थी पूरी, और बिजनेस बीइंग अक्वायर्ड, एंटिटी बीइंग टेकन ओवर एक्सीड्स 80%, अगर याद आ रही हो ये बात। वहां पे एनएवी, टर्नओवर, नेटवर्थ, ऐसे 3 ऑप्शन थे। 80% से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो सीधे आपको लग रहा था इनडायरेक्ट, उसे हम मान लेंगे डीडीए। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये आपने करा, ये करा, ये हुआ। एक सबसे मेन टॉपिक था इसमें, वॉलंटरी ऑफर कब आता है? 25 से पहले या पहले 25 होना चाहिए? याद करो आप, वॉलंटरी ओपन ऑफर लाने की पहली कंडीशन क्या थी? कि पहला ट्रिगर हिट हो चुका हो। अब अगर पहला ट्रिगर हिट हो गया है, पहले कैसे हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ आपको, सुनो मेरी बात, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वॉलंटरी ओपन ऑफर लाने का मतलब क्या है? 25% का ट्रिगर हिट हो चुका है। मैं आपको ऑप्शन क्या दे रहा हूँ? आप 26 मत लो, आप चाहो तो 10% का ओपन ऑफर ले आओ अपनी इच्छा से। आपको इच्छा के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मिनिमम 10 ले आओ। फिर मैंने आपको एक बात समझाई थी, मिनिमम 10, मिनिमम 10, इससे तो ये भी 26 ही ले आओ ना। जब कंपनी लेनी है तो उससे तो 26 ले आओ। अब वॉलंटरी ओपन ऑफर लाने की पहली कंडीशन ये थी कि पहला ट्रिगर हिट हुआ हो और पिछले 52 हफ्तों में आपने कोई क्रीपिंग एक्विजिशन नहीं करा हो। अगर आने वाले 6 महीनों में किसी भी दूसरी तरीके से शेयर नहीं लेने एक्सेप्ट बाय अनदर वॉलंटरी ऑफर। फिर यहां मैंने एक बात कही थी, जब वॉलंटरी ऑफर लाना 10 का ही है और 6 महीने में अगर शेयर वापस लेने फिर 10 का ही लेना है, तो 10 10 20 तो वैसे ही हो गया। तो उससे 26 का एक साथ ले आओ। ये मेरा टॉपिक फाइनल में भी यही चालू है अभी, यही सेम टॉपिक चल रहे हैं अभी। अब एक बात याद करना, कॉम्पीटिंग ऑफर ला सकता हूं क्या इस दौरान? वॉलंटरी ऑफर की कहानी चालू है, उस दौरान कॉम्पीटिंग ऑफर ला सकता हूं क्या? हाँ ला सकते, नो, ला सकते हैं बेटा कॉम्पीटिंग ऑफर, तो याद करो। मैं कंपनी टेक ओवर करने की कोशिश में हूँ, यहाँ ऑफर्स ला रहा हूँ, मीनवाइल कोई दूसरा बंदा आ गया, वो कह रहा मैं कंपनी टेक ओवर कर लूंगा, वो ऑफर दे रहा था, उसको छोड़ के मैंने सीधे वहां पे क्या दे दिया? कॉम्पीटिंग ऑफर। तो ये तो अलाउड है, उसमें लिखा भी था। फिर 2 अटपटे पॉइंट थे, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर।
विलफुल डिफॉल्टर ये नहीं ला सकता है, लेकिन ये ला सकता है। कॉम्पीटिंग ला सकता है, और फ्यूजिटिव तो दोनों ही नहीं ला सकता। कुछ याद आ रही हो? देखो है क्या, ये अचानक से एकदम से जो चीजें डाल रहा हूँ ना, आपको हल्का हल्का मैप बता रहा हूँ जो आज आप पढ़ के आओगे, और कल वाली क्लास में इस पूरे को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फिर एक रेगुलेशन 8 आती थी जनरली, जिसमें ऑफर प्राइस का एक तरीका आता है, ऐसा सच है ही नहीं, उसको भी अपन कल इसमें ले लेंगे एक बार। लेकिन एक रेगुलेशन 10 आती थी, अगर याद हो, बहुत 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 सारे पॉइंट थे, अराउंड 20 से 25 पॉइंट आ रहे। आप पूरा चैप्टर कर लो, आप ज्यादातर बच्चे रेगुलेशन 10 छोड़ के जाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही जनरली रेगुलेशन 10 में से। ऑर्डिनरी कोर्स में आपने करा है, इंटर से ट्रांसफर्स हुए हैं, इन लोगों ने काम किया है, ऐसे काम हुआ है, वो काम हुआ है, मतलब उसका एग्जाम्शन का मतलब क्या हुआ। अब आपको कोई ओपन ऑफर या पब्लिक अनाउंसमेंट लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रेगुलेशन 11 क्या थी? ओपन ऑफर तो लग रहा है आपके माथे, आपने सेबी में अप्लाई करा है, कि आपको क्या चाहिए थी, एग्जाम्शन चाहिए, क्या लाने से ओपन ऑफर। इसका एग्जाम्पल भी बताया था आपको। गवर्नमेंट का वीआई में स्टेक है 33%, तो पहले ही ट्रिगर हिट हो गया, बट कोई ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं आया था। ये कच्चा 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 डिटेल में पढ़ने के बाद वापस से ऊपरी ऊपरी बातें याद दिलाइए। सिंपल काम आपके आज के, आज कुछ मत करो, एक तो म्यूचुअल फंड करो, समय मिल जाए तो आधा एक घंटा एक बार, दिमाग मत लगाना ज्यादा, चैप्टर को रीड कर लो जल्दी जल्दी। ये चैप्टर टेक ओवर बेटा वो है जो पहली चीज तो बच्चे करके नहीं जाते, आप पहले कर चुके, वापस से यहाँ कर रहे हो, हाथों हाथ स्कैनर कर रहे हो, आज और कल में टेक ओवर पूरा हो जाएगा। तो आप पता मान के चलो, माइट भी आप वो +10 वाला काम कर रहे हो जो बाकी सबके लिए -10। लास्ट टाइम सेबी का पेपर अगर याद हो, सर टेक ओवर छोड़ दे क्या, आईसीडीआर छोड़ दे क्या, ये कर दे क्या, वो कर दे क्या, फिर मैंने छोटे चैप्टर कह के एक मैराथन क्लास लगाई, और उसमें मैंने टेक ओवर के कुछ मेन मेन टॉपिक करवाए, और टचवुड उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए, उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए। तो टेक ओवर चीज क्या है, ये 10-15, सर आप पता क्या है, हर चैप्टर में आपने यही कहा है, ये चैप्टर एक बार 15-20 में भी आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये इतने में आया हुआ है, ये ऐसे आया हुआ है। तो ये आज तक की हिस्ट्री है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट लिटरली आप चेक कर लो, जून 2022 में 15-20 नंबर में आया था। एलओडीआर आप स्कैनर चेक करना, एक अटेम्प्ट में 20 नंबर में आया हुआ है। टेक ओवर एक अटेम्प्ट में 15 से 20 नंबर में आया हुआ है। टेक ओवर से लोगों को उम्मीद क्या है, पेपर सेटर जानता है कि बच्चा इस पूरे इंडेक्स में से अगर कुछ छोड़ के आ रहा होगा ना, एक तो एसएएसटी होता है और एक आईसीडीआर होता है, और आज के दिन में से थोड़े क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ओल्ड वालों को जाते जाते और न्यू वालों का स्वागत ही पता चले ये दोनों कर लेके, तो मैं तो मेरी जान में तुम्हें वापस से पूरा करवा दूंगा। स्कैनर आप सॉल्व करो, टेक ओवर के कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आती है मुझे बताओ आप, अगर ध्यान से सुन लोगे तो मेरे पार्ट पे कल टेक ओवर पूरा हो जाएगा। कल पूरी क्लास में कल टेक ओवर ही होना है, और परसों वाली क्लास में लास्ट आपको एक आईसीडीआर और करवाऊंगा। तो आईसीडीआर ये सब मिला लो, आप ऑन एन एवरेज मान लो 40 से 50 नंबर की तैयारी हो गई। स्मार्ट अगर आप हो, स्मार्ट अगर आप हो, कल डे होगा वेंसडे, परसों थर्सडे, थर्सडे आप मेरे से यहाँ फ्री होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे जो 3 दिन बचेंगे ना, इसमें जो ओल्ड वाले हैं वो हाथों हाथ एक बार पार्ट बी तैयार कर लो, पूरा पढ़ के स्कैनर से। आप लोगों की बात करूं तो आप एक बार पार्ट ए तैयार कर लो। इस हफ्ते में सेबी पूरी हो गई, और इतनी सेबी हो गई कि हाँ आप एग्जाम में अपन एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक फिर मैं कंपनी लॉ का लगवा दूंगा मैराथन, एक या दो क्लास हो सकता लगेगी, एक में मेरे हिसाब से तो नहीं होना, 2 दिन अगर लगेगी, 2 दिन में ऑलमोस्ट पूरा कंपनी लॉ रिकॉल करवा दूंगा जितना हो सकता है। छोटे छोटे चैप्टर आप कर लेना, बाकी मेजर सारे मैं करवा दूंगा आपको। डन है यहाँ तक? बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक यू।